बढ़वा दो, 2 बॉक्स और भी कहो, बढ़ा देगा इसमें, सोनू को दिखा देगा। चलिए, पिछला क्लास ज्योग्राफी में हम लोग अक्षांश और देशांतर 2 सेक्शन कंप्लीट किए थे। आज तीसरा लगभग खत्म हो जाएगा। इसके बाद चौथा थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, फिर 5वां से बेसिक फिर आ जाएगा। चलिए जल्दी से हम लोग पहले जितना पढ़ चुके हैं उसका एक क्वेश्चन बनाएंगे। सभी स्तर का प्रश्न है, उसी से जल्दी जल्दी बनाना है फटाफट। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में किस एक से भी होकर गुजरता है? पहले ये पढ़ो, अक्षांश है कि देशांतर? अक्षांश का मतलब है खड़ा लाइन की पड़ा लाइन। यहां सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरेगा? सिक्किम यहाँ पे है। भारत जब पढ़ोगे, मान लो जो बच्चे भूगोल एकदम नहीं जानते तो उनको मानचित्र जब पढ़ाएंगे तो आएगा सिक्किम यहाँ है, सीधे गुजारेंगे तो क्या यहाँ पंजाब आएगा? नहीं। जम्मू कश्मीर आएगा? नहीं। हिमाचल प्रदेश आएगा? नहीं। आंसर क्या होगा? राजस्थान। अब सोचो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन का आजकल ट्रेंड यही है, आप सब अक्षांश देशांतर पढ़े हो और एकदम ताजा क्वेश्चन पूछेगा, आपकी पूरी बुद्धि चेक करेगा कि कितना अच्छा समझे। क्वेश्चन क्लियर है ना सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सही बनाएंगे। क्वेश्चन ए क्या है? जून माह में निम्नलिखित स्थान में कहां दिन अधिकतम होगा? बोलो, जून माह की बात कर रहा है। जून माह में सूर्य कहां होगा? आपको याद होगा 21 जून सूर्य कहां है? कर्क रेखा पर। कर्क रेखा ना होगा नालायक, इसीलिए यहां पे अधिकतम जाएगा, नीचे कम हो। बोलो, हैदराबाद, भोपाल, चेन्नई, जल्दी बोलिए, और दिल्ली। आंसर बोलो, भोपाल। यहां कर्क रेखा उसी के पास से जाएगा और इसमें चेन्नई नहीं, सॉरी भोपाल होगा। चेन्नई तो यहां ना हो गया, इसलिए साउथ में नहीं होगा। सुन लीजिए, आपको ध्यान रखना है जो कर्क के सबसे नजदीक है। क्वेश्चन वैसे नहीं पूछ के घुमा के केवल पूछ रहा, वही चीज को समझना है। कर्क किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश से गुजरती है तो दिन लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नंबर हम लोग चले हैं। ये प्रश्न तो सबका सही होगा, 45वीं बीपीएससी में है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में अंतर क्या है? 5.5 घंटा माइनस की प्लस। तो हम लोग देखें दोनों के बीच 5.5 घंटे प्लस का अंतर है। भारतीय जो मानक समय है वो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। याद है ना सबको? चलिए, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगला नंबर चलते हैं। यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है, मध्याह्न माने दोपहर 12 बजे, आपको समझाया, मध्याह्न भोजन सिखाए थे। मध्याह्न का मतलब दोपहर 12 बजे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर मध्याह्न है, दोपहर 12 बज रहा है, तो 120 डिग्री ईस्ट तो वेस्ट दिया ही नहीं है। चलो ईस्ट मान लेते हैं, क्योंकि ईस्ट अलग आंसर होगा, वेस्ट अलग आंसर होगा। तो 120 डिग्री ईस्ट आगे करना। देशांतर पर स्थानीय समय क्या हो? तो पहले सुनेगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा प्रश्न जिसको सोचने आ रहा है वो लड़के एकदम ठीक है। पहले ही बताओ, 120 डिग्री ईस्ट चल रहा है, भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट है। इन दोनों के बीच गैपिंग बोलो। 120 में 82.5 घटा दो, कितना होगा? कितना हो जाएगा जी? 37.5 कर दिए, ये 38 और इसमें, चलिए ठीक है। अब 37.5 डिग्री का मतलब 1 डिग्री में कै मिनट? तो 37 डिग्री में 7 गुने 4 28, 2 12 और 2 14, और आधा डिग्री में 2 मिनट। 150 मिनट का मतलब क्या हो गया? 2.5 घंटा। 2.5 घंटा ना हो गया जी। अगर ईस्ट है तो 2.5 घंटा आगे। 12 बजे दोपहर है तो इसमें 14:30 और बिल्कुल सही आंसर बी।
पहले ही बताई क्वेश्चन समझा कि फिर से एक बार बढ़िया से लास्ट बार सीखो। टाइम वाला कोई क्वेश्चन कहीं भी छोटा नहीं चाहिए, और इसीलिए हम पूरे कंसेप्ट दिए थे। क्वेश्चन पे हमेशा एक ही चीज रखना, जहां निकालना है पहले वो लाइन खींच देना। ईस्ट है तो टाइम आगे करना है, वेस्ट है तो टाइम पीछे करना। क्वेश्चन में साफ कह रहा है भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर। बोलो, भारतीय मानक समय याम्योत्तर कितने डिग्री का है? 82.5 डिग्री ईस्ट है। इस पर मध्याह्न है। मध्याह्न का मतलब दोपहर 12 बज रहा है। इस लाइन पर दोपहर 12 बज रहा है, तो इस लाइन पर क्या बजेगा? तो पहले हम लोग सोच लेंगे कि 120 आइए 82.5 घटा देंगे 37.5। 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट, 37 डिग्री 148 मिनट, 1 डिग्री 4 मिनट तो आधा डिग्री 2 मिनट, कुल हो गया 150 मिनट, माने 2.5 घंटा। 2.5 घंटा टाइम आगे करेंगे तो यहाँ 12 है, 2.5 घंटा जोड़ेंगे तो 14:30 हो गया। आंसर हो। बोलो, बनाने आ गया सबको ना? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, खूब बढ़िया से सोच के बनाएगा, हर प्रश्न सही हो। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती। ये आपको समझाए थे, 5 राज्य से गुजरती है। पहला नंबर उत्तर प्रदेश। यूपी में कहां से? मिर्जापुर से। यूपी में मिर्जापुर से। दूसरा नंबर मध्य प्रदेश से। तीसरा छत्तीसगढ़। चौथा उड़ीसा। पांचवा आंध्र प्रदेश। अब बताओ क्या महाराष्ट्र से गुजरेगी? नहीं। कहां से नहीं गुजरती है? आंसर महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नंबर देखें। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न 10 बजे है तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर शिलोंग का समय क्या होगा? पहले एकदम ध्यान से सुनेगा, ये सब गड़बड़ एकदम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जो कह रहा है एक एक करके चलो। कहता है भारतीय मानक समय अनुसार, मतलब कहां पर? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री ईस्ट में पूर्वाह्न 10 है, 10 AM है, 10 AM। कहता है इसी समय 92 डिग्री पूर्वी देशांतर शिलोंग, 92 डिग्री ईस्ट शिलोंग। बोलो, ये 10 मिनट 10 डिग्री हो जाता, आधा कम है तो 9.5। 1 डिग्री में कै मिनट? 4 मिनट, तो 10 डिग्री में 40 मिनट, लेकिन आधा कम है तो 38 मिनट। 38 मिनट कम होगा कि ज्यादा? ज्यादा। 10:38 ये चलेगा। 10:38 पूर्वाह्न। सही हो? नहीं समझा सब जी? आपको सिंपल, अब साढ़े उड़े छोड़ना दो रहे, साढ़े वाला चक्रे हटा दो, सीधे सीधे सोचो। 92 में से 82 गया तो 10 डिग्री। 1 डिग्री में 4 मिनट तो 10 डिग्री में 40 मिनट। अब सोचना कि दंडी कितना मारे थे? आधा। 1 डिग्री में 4 तो इसलिए आधा में 2 मिनट का सोचना है कि हम इसमें घटाना था तो 2 मिनट घटा देंगे, तो इसीलिए 38 मिनट। 10:38 खत्म हो। बोलिए, बनाने आ जाएगा सबको ना? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चले, बहुत ही बढ़िया है। इसमें एक एक प्रश्न सही होना चाहिए। कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर? अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछ रहा है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन होगा। हाँ, यूपीएससी का। यूपीएससी परीक्षा में जानते हो लक्षण क्या है? भारत जब पाएंगे तो तुमको जान के जानते हो क्या देगा? कहेगा एक आदमी पटना से दिल्ली गया तो निम्नलिखित में कौन राज्य नहीं गुजरा? अब उसके रास्ते में कौन राज्य नहीं गुजरा? जान के कोई रोड पर चढ़ा दे, कहेगा नेशनल हाईवे 7 की सहायता से यहां गया, तो कहां टच नहीं किए। अब तुम्हारा फुल बुद्धि चेक करेगा कि नेशनल हाईवे बुद्धि में है कि नहीं, राज्य समझ रहा है कि नहीं, अब कौन छूट रहा है, इतना बुद्धि काम कर रहा है। तो उसी तरीके का ही प्रश्न है, कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पे है? देशांतर पड़ा कि खड़ा? दिल्ली दिल के पास, ये भारत है, दिल्ली दिल के पास, यहां दिल्ली। अब देशांतर कह रहा है तो यहां खड़ा कर दे। और इसके सबसे समीप बेंगलुरु, बेंगलुरु यहां चलेगा। नागपुर, पुणे, हैदराबाद। बोलो सबसे करीब कौन चलेगा? बेंगलुरु सबसे करीब चलेगा। तो अब इसमें आपका जो स्टेप है उसको मेन समझना था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। जो बच्चे अभी बेंगलुरु वगैरह में दिक्कत है तो घबराना नहीं, भारत में हम एकदम 0 से चलेंगे तो टावर धरेगा। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार 10 बड़ा, ये तो अभी जस्ट हम लोग चल दिए थे, चलो अभी हो गया था। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है। अब सुनो पहले, अर्धरात्रि है और एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है। उस स्थान के सुनो, बहुत बना दिया इधर, उबर आओ।
सब हम बनाते हैं, तुम लोग सत्यनारायण स्वामी की कथा जैसा सुनता है ना, हमको लगता है सीख रहा है कि नहीं। उबड़ा जल्दी से, देखो इसका हड्डी कांप रहा है, तो लग रहा है कि नहीं सीखा है। उबड़ा गलती बनाएगा दाव, अच्छा हम वैसे ही के खोज रहे हैं। नहीं इधर इधर जल्दी जल्दी, हम खोज वैसा ही विद्वान को रहे हैं जो कालिदास टाइप का वो बनाए नहीं। चलो नहीं बनेगा कोई बात नहीं, हम पहले चेक कर लेंगे। ये लोग खाली हम बनाते जहां बी होगा सी होगा, उससे कुछ थोड़े होगा। हर क्वेश्चन को इतना सीख लो कि फिर लगे कि हाँ एकदम ठीक हो गया। चलो क्वेश्चन पकड़ो और फिगर पहले बनाओ। कुछ नहीं है तो भारत के डिब्बा बनाओ। कैसे डिब्बा सिखाया? कुछ नहीं बुझाएगा तो ई इंडिया तैयार, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब क्या कहता है मानक समय? मानक समय कहाँ है? खींचो लाइन। मानक समय वहां मानक समय रहे नालायक। मानक समय 5 रात से गुजरती ही हो गया, 82.5 डिग्री लिखो। मानक समय जब बोलेगा 82.5 डिग्री कर लेगा। चलो ठीक है। यहां क्या कह रहा है जो सुनो, अर्धरात्रि है। अर्धरात्रि मैंने क्या हुआ? आधा रात। 12 AM लिखो, अर्धरात्रि हो गया। चलो अब ठीक से सुनो, एक स्थान पर सुबह का 6 बज रहा है, बोलो टाइम कम हो गया कि ज्यादा? ज्यादा। तो ईस्ट में जाओगे कि वेस्ट में? ईस्ट में। तो ईस्ट में को लाइन खींचो, यहां लिखो कितना बज रहा है? 6 बज रहा है, तो लिखो 6 बजा। 6 बजा। कितना टाइम आगे हुआ? 6 घंटा आगे हुआ। तो 6 घंटा आगे हो गया। 1 घंटा में कै डिग्री? 1 घंटा में 4 डिग्री। 1 घंटा में कै डिग्री? 15 डिग्री। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 1 घंटा में 15 डिग्री। क्या घंटा आगे है? 6 घंटा। तो 15 6 90 डिग्री आगे होगा। उसमें 90 डिग्री जोड़ो। इसमें जोड़ना है, मन किसमें कर रहा है तुम? 82.5 में 90 और प्लस कर देंगे तो उतना बढ़ जाएगा। 2 172 डिग्री। कौन वाला है? वो वाला। ठीक मारो, सही हो गया। बैठो। इतना हल्का क्वेश्चन है। ये लोग जो है ना खाली जो है ना दिमाग जान के नहीं लगाता। ये लोग खाली जो है हाँ ये चीज है तो इसे तो सीखेगा नहीं। बहुत भारी क्वेश्चन था जी। लास्ट बार सिखा रहे हैं, क्वेश्चन परीक्षा में इस टाइप का ही देगा और तुमको अपने से बुद्धि लगाना है। क्वेश्चन क्या कहा? भारतीय मानक समय के याम्योत्तर, तो अपने से तुरंत 82.5 बना दी। भारतीय मानक बोलेगा 82.5 बना देना। अर्धरात्रि है तो कहना 12 AM हो रहा। फिर कहता है कि एक स्थान पर सुबह का 6 बजा है, तो सोचेंगे कि 6 घंटा आगे हो गया, तो इधर चले। अगर तुमको कहता कि शाम का 6 बज रहा है तो पीछे जाते, तो फिर वेस्ट आंसर होता। बोलो क्लियर है सबका ना? ये चीज समझना है। तो सुबह का 6 है तो यानी ईस्ट में जाएंगे। उस स्थान की अब स्थिति क्या है? कहेंगे वो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो इसका मतलब है 15 डिग्री में 60 मिनट। तो 1 घंटा में 15 डिग्री। 6 घंटा आगे है तो 90 डिग्री यहां से लाइन आगे है, तो 82.5 में 90 डिग्री और जोड़ देंगे, आंसर हो जाए। क्या क्लियर है ना सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। अगला नंबर, अगला बहुत बढ़िया से सोच के बनाना है। चलो तुम आओ, सब तुम्हें लोग को करवाएंगे हम। इधर आइए, जल्दी जल्दी बढ़ो, हम सब मदद करेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ अपना महफिल है, यहाँ जितना गलती करेगा उतना सीखेगा। चलो ऊपर। इन लोग को पहला ही देख लिया बैठल बैठल गुजरात चल रहा है। अरे बहुत लंबा सफर है ये तो, गुजरात और पटना। चल पहले भारत बनाओ। कुछ नहीं समझ में आता है, भारत बनाओ, डब्बा बनाओ, डब्बा बनाओ। ज्यादा भारत, वैसे भारत बनाओगे फिर हो गया इंडिया तैयार। बस इतने कर, ज्यादा इंडिया के फिर ये लोग जो है ना हाथ थरथरा के भूगोले थरथरा देते। इंडिया में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। चलो गुजरात कहाँ है बोलो? गुजरात कहाँ है? वहां है, तो एक तो लाइन खींचो कि गुजरात है। टाइम देखना है तो गुजरात है, हो गया। फिर क्या कह रहा है? गुजरात के सबसे पश्चिम गांव, तो सबसे लास्ट गांव एगो हो गया। चलो फिर पढ़ो। अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर। अरुणाचल कहाँ? अरुणाचल माने सूर्य जहां उगता है। भारत में सूर्य उगता कहां पे है? भारत में सूर्य सबसे पहले कहां उगेगा? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये अरुणाचल प्रदेश है, यहां से उगा, यहां एक जगह होगा। कहता है सुनो क्वेश्चन क्या है? गुजरात के सबसे पश्चिम गांव पहुंच गए, अरुणाचल के सबसे पूर्वी गांव पहुंच गए। वालांगू, ये वालांगू लिखा हुआ है। ये अरुणाचल के सबसे पूर्वी गांव का नाम क्या है? वालांगू। ये नहीं भी लिखता तो वही होता।
समय में कितने घंटे का अंतराल है? तुमको सिखाए थे यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट, यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट, 98 डिग्री मान लेते हैं, तो बोलो 98 में से 68 गया क्या डिग्री? हाँ 30 डिग्री। 30 डिग्री में कितना देर होगा हमको ये बताओ, कोई नहीं बोलो। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में 120 मिनट। तो आंसर करो 2 घंटा। बैठ जाओ, बहुत बढ़िया, एकदम देखो ठीक है। ये देखो क्वेश्चन कैसे स्टेप दिया। क्वेश्चन का आपको स्टेप समझना था। गुजरात, कई लड़के का लक्षण, गुजरात के सबसे पश्चिम गांव, बस वहीं बेचारा जल गया, ये अब निकलेंगे नहीं, टिकट है नहीं। अरुणाचल के सबसे पूर्वी गांव, ये चेक कर रहा है कि उसको देशांतर का लाइन क्लियर है कि नहीं और क्या उसको समय जोड़ पाता है कि नहीं। तो ऐसे भी ध्यान रखना है, दोनों छोर में समय का कितना डिफरेंस है? 2 घंटा। 2 घंटा आंसर हो जाएगा। आगे कौन है? अरुणाचल प्रदेश आगे है, ईस्ट वाला हमेशा आगे होता है। तो चलिए अब यहां से शुरू करते हैं पार्ट 3। सुनो, अब पिछला कुछ क्वेश्चन जान के वार्म अप करवा दिए, अब बाकी सुन लो। 6 लेसन खत्म हो तब एक क्वेश्चन परोसेंगे बढ़िया सा, और उसमें पूरे इस क्लास के जितने भी पढ़ने हैं, नाम केवल क्लास 6 है लेकिन हम लोग वर्क कर रहे हैं जिसमें यूपीएससी तक का क्वेश्चन बन रहा है। तो इसीलिए इसमें जो टॉपिक करेंगे उस टॉपिक से अंतिम बन जाना चाहिए क्वेश्चन तुमसे, और तब फिर लगेगा कि हाँ एनसीईआरटी का भरपूर लाभ हमको मिल गया। इसमें कुछ लेसन जो इसके बाद है, ये लेसन अंतिम थोड़ा दम कम है, इसके बाद फिर हल्का बेसिक केवल लेना। इसके अगले पार्ट जो देख रहे हो एक एक दिन में एक एक निकल जाएगा, तो खाली हल्का बेस लेना है, बस काम खत्म। गहराई फिर उसको आगे मिलेगा। 7वां क्लास में फिर जब आएंगे इसके नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट रूप से इन्वायरमेंट पढ़ना, पर्यावरण, उसमें भूगोल में एनवायरमेंट होगा, और आजकल हर परीक्षा में इन्वायरमेंट से निश्चित क्वेश्चन रहा, तो हम लोग उसको भी एक नाम रहेगा 7वां क्लास, बहाना रहेगा 7वां का टॉपिक, काम यूपीएससी लेवल पे करेंगे, तो इसलिए उसमें भी समय देंगे, आपका खूब बढ़िया से इन्वायरमेंट भी कंप्लीट होगा। चलिए अब सुनेंगे सब कोई। चैप्टर नंबर 3 का नाम है पृथ्वी की गति। पृथ्वी कैसे गति कर रही है। सबसे पहले हम लोग इसमें, चूंकि जब तक पूरे बढ़िया से इसको नहीं आप देख पाएंगे तब तक इसको समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए हमने प्रयास किया है कि हर बच्चे खूब बढ़िया से इसके स्टेप को समझे। ध्यान दीजिए, इसमें पृथ्वी के गति की बात जो चल रही है इस पे पहले ध्यान दिया जाए। चलिए ध्यान दे, पृथ्वी किस प्रकार से घूम रही है, हम लोग को दिन रात ये सभी सिस्टम को समझना है। अब इसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि जो गति से जहां से हमको चलना है उसका वीडियो आप पहले देख लेंगे तब समझना आसान हो जाएगा। ये पृथ्वी की गति है, बीच में सूर्य है और पृथ्वी जो घूम रही है, इसके घूर्णन को ठीक से देखिए तो पृथ्वी का घूर्णन 2 तरह का है और इसको मेन आपको सीखना है। एक तो इसके चारों तरफ चल रही है, एक देख रहे हो इसके चारों तरफ, और दूसरा तुम देखो वो अपने अक्ष पर भी घूम रही। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये झुकाव देखो, पिछले दिन समझाया था चक्का टाल वाला, याद है? ये चक्का टाल जब ऐसे करके घूम रही है तो हर समय इसके पोजीशन पर बढ़िया से ध्यान देना। इसमें और भी बढ़िया चित्र आपको रखा गया ताकि आप बढ़िया से इस स्टेप को समझ पाए। ये देखिए पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमते हुए और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, ये आप बढ़िया से इसमें देख पा रहे हैं। अब इसमें ये सूर्य है, ये अपने अक्ष पर घूम रही है और इसमें फिर आगे जल रही। तो तुम यहां से साफ साफ देख लिया कि पृथ्वी का घूर्णन 2 तरह का है, घूमना 2 तरह से है, एक अपने अक्ष पर घूमना और एक सूर्य के चारों ओर घूमना। 2 तरह की गति चल रही। अक्ष पर जो घूम रही है पृथ्वी, उसको हम लोग क्या कहते? पृथ्वी का घूर्णन। और चारों तरफ जो घूम रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं? परिक्रमण। बहुत बढ़िया से सुनना है, यह स्टेप को एकदम बढ़िया से सुनोगे। पृथ्वी अक्ष के चारों ओर अपने पर घूम रही है, तो बोलो इसका नाम क्या है? घूर्णन। सूर्य के चारों ओर घूम रही है, परिक्रमण। अब दोनों स्टेप को हम लोग को समझना है कि इस दोनों में अंतर क्या है, इस दोनों में क्या क्या हम लोग को इसमें देखना है, इस स्टेप को मेन आपको समझना है। तो देखिए पृथ्वी पे आधा दूर ठीक से देखिएगा बढ़िया से, आधा दूर दिन है और आधा दूर रात।
ये अपने अक्ष पर घूम रही है कि परिक्रमा कर रही, जरा ठीक से देखो। ये क्या है? अक्ष पर घूम रही। और पृथ्वी अक्ष पर जो घूमती है इसको हम लोग दैनिक गति कहते हैं। दैनिक गति के कारण दिन और रात होते, जबकि जो सूर्य के चारों ओर घूम रही है उसके कारण मौसम में परिवर्तन होता है। दोनों बात पे खूब बढ़िया से ध्यान रखना है। तो हम लोगों का जो लेसन है, अब लेसन को पहले हम शुरू कर रहे हैं। पहले हम लोग का लेसन बहुत हल्का है, पृथ्वी की गतियां। और पृथ्वी की गतियां में हम लोग देखें, पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है? गति दो प्रकार के होते हैं। पहला गति का नाम बोलो, घूर्णन गति। घूर्णन गति का दूसरा नाम बोलो, दैनिक गति। घूर्णन का नाम क्या है? दैनिक गति। और दूसरा नंबर परिक्रमण गति। चलो सुनना है, ध्यान से सुनेंगे क्योंकि फिर इस पर भी क्वेश्चन दे। सारा प्रश्न आपका कंसेप्ट का होता है, आपको सब पढ़ा दिया जाएगा और तुमको क्वेश्चन देगा कि क्या होगा जब पृथ्वी घूमना बंद कर दे, इसको घुमाना बंद कर दिया, फिर 4 गो चॉइस देगा और उसमें लिखेगा 1 2 2 3। तो नहीं ठीक से समझोगे तो तुम भी क्या होगा जब गायब हो जाओगे। तो इसीलिए बढ़िया से पहले 10 मिनट सुन लेगा, फिर हम क्वेश्चन देंगे। वो प्रश्न सही बन रहा है मतलब आपने अच्छा से सीखा है। पहला गति का नाम हमने दिया है घूर्णन गति या दैनिक गति। ध्यान दिया जाए, घूर्णन गति का मतलब होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट कर रही है और इसमें सूर्य से कुछ नहीं सोचना है, अक्ष पे घूम रही। और अक्ष पर घूमने से ही पृथ्वी पर दिन और रात होते। अब इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि दिन और रात का होना घूर्णन गति के कारण है कि परिक्रमण गति के कारण? घूर्णन गति के कारण है दिन और रात का होना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग यहां पर समझेंगे। एक क्वेश्चन आता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना देर में एक चक्कर घूम लेती? जल्दी बोलिए। 24 घंटा। तो देखो सूर्य के सापेक्ष देखोगे तो बिल्कुल आपने सही बताया, 24 घंटा में सूर्य के सापेक्ष एक चक्कर घूम लेती। लेकिन अगर किसी तारा के सापेक्ष है, कई बार प्रश्न तारा नहीं भी लिख सकता है, तो इसका एक्यूरेट मान 23 घंटा 56 मिनट और लगभग 4 सेकेंड होता है। अब देखिए, अगर चॉइस में ई वाला नजर आ रहा है तो समझ लेना कि किसी तारा के सापेक्ष की बात कर रहा है और आंसर ये सही है। एनसीईआरटी छठा क्लास 24 घंटा ही लिखा, लेकिन छठा क्लास की एक सीमा है, क्लास बहुत छोटा है, तो इसीलिए हम लोग सीनियर विंग के जो क्लास में इसी में एनसीईआरटी में जो पढ़ना है ये ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो ज्यादा एक्यूरेट आंसर अगर ये भेंट होगा 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड और 24 घंटा दोनों भेंट होगा तो सही आंसर कौन हो? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। इस पे टिक लगाएंगे, 24 पे नहीं लगाएंगे। ये बात भी बिल्कुल ब्रेक एकदम दिमाग में सेट रखना। अब इसमें ध्यान से समझें, सबसे इंपॉर्टेंट अब हम लोग को चलना है परिक्रमण गति। इस परिक्रमण गति में क्या होता है, इसमें सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाते हैं। पहले हम लोग घूर्णन गति के स्टेप को हम लोग समझ गए। पृथ्वी के बारे में हम लोग फिर से देख लें, क्या पृथ्वी एकदम सीधी है कि अक्ष पर झुका हुआ? अगर हम कहें पृथ्वी अपने घूर्णन अक्ष से कितना डिग्री घुमा हुआ, ये देखो घूमने वाले अक्ष है, इसी के सहारे पृथ्वी घूम रही है। तो इस घूर्णन अक्ष से पृथ्वी आपको बताए हैं 66.5 डिग्री झुकी हुई है और सीधा अक्ष से हम लोग देखे हैं पृथ्वी कितना डिग्री? 23.5 डिग्री झुका है। इसी 23.5 के कंसेप्ट से हम लोग पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा की कल्पना किए हैं और इस 66.5 के कंसेप्ट से आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिका वृत्त लिए थे। याद है सबको? अगर पृथ्वी अक्ष पर नहीं झुकती, सीधे रहती, तब क्या होता? बोलो। पृथ्वी अपने अक्ष पर अगर सीधे रहती और घूमते रह, पहले हम घूमना बंद करवाते हैं, ठीक से सुनना है एकदम। पृथ्वी मान लो ये सूर्य है, देखो ग्लोब मांगो, ग्लोब रहेगा तो सही है। अच्छा है, रहने दो। चलिए ध्यान दीजिए,
खूब बढ़िया से सुनोगे, इसमें ध्यान ठीक से देगा तभी क्वेश्चन घुमा हुआ बना पाओगे। ये मान लो पृथ्वी है, तो क्या पृथ्वी एकदम सीधा है कि झुका हुआ? झुका हुआ। अब झुका हुआ रहने के कारण क्या है, मरकरी की लाइट झुकाव के कारण इस पर एक वृत्त जो बनाती है, तो ठीक आधे आधे पर नहीं है। अगर ये झुका हुआ है तो ये अपने झुकाव के अनुसार से चल रही, आधा ही है, वृत्त ही बन रहा है, लेकिन झुका हुआ है तो क्या एकदम सेंटर पे है? नहीं है। और जब सेंटर पे नहीं है तो इसका मतलब है कहीं ज्यादा और कहीं कम। इसीलिए अगर पृथ्वी एक तो था कि अक्ष पर नहीं घूमे, ईश्वर कितनी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं जो समझो। हमने पहले भी बताया कि भगवान से बड़ा कोई इंजीनियर नहीं। भगवान सोचो इतने बड़े इंजीनियर हैं कि केला खा के आदमी को दौड़ाते हैं और छिलका खा के बकरी को, कोई चीज बर्बाद नहीं करते। तुम फेंक भी दिया तो उधर से बकरी आई कि गुड, मेरा मशीन इसी के लिए बनाया, खींच लिया। और हर चीज का प्रोडक्ट को यूज करवाते। पृथ्वी पर भी देखो ईश्वर क्या सोचे कि सूर्य स्थिर है और ये घूम भी रही है, तो इधर का हिस्सा हमेशा रात हो और इधर का हिस्सा हमेशा दिन। अगर पृथ्वी नहीं घूमती तो इस हिस्से में हमेशा दिन और इस हिस्से में हमेशा रात। व्यक्ति किधर रहता? दिन तरफ। तो नारायण कहीं नहीं रह पाता, क्योंकि डेली सूर्य यहां पड़ने से इतना टेम्परेचर इसका हाई इधर होता कि इधर मानव जीवन संभव नहीं था। इधर इतना ठंडा रहता कि मानव जीवन संभव नहीं था। बात समझिए, कहीं नहीं रह पाएंगे। और इसीलिए पृथ्वी अगर नहीं घूमे तो जीवन की कल्पना नहीं होगी, क्योंकि आधा भाग हमेशा दिन हो और आधे भाग पे हमेशा रात हो। तुम सिर्फ कल्पना करो कि 10 दिन सूर्य का नजर नहीं पड़ा, तब ठंडा का एहसास लग रहा हो, और कभी सूर्य नहीं भेंट हो, कल्पना कर ही सकते हो। बाकी गर्मी के समय में दोपहर में कल्पना करो कि वैसा ही डेली सूर्य भेंट हो जाए, माने अस्त हो ही नहीं, तो समझ ही रहे हो कि पृथ्वी क्या ठंडा होगी? नहीं। और इसीलिए इस पर जीवन संभव नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन, पृथ्वी अगर अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो उसमें दिमाग में रखना है कि आधे हिस्से में हमेशा दिन रहेगा, आधे हिस्से में हमेशा रात होगा, यानी दिन और रात का जो चक्र चल रहा है वो नहीं होगा। इससे दिन वाले हिस्से में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा और रात वाले हिस्से में टेम्परेचर बहुत कम होगा और जीवन की कल्पना नहीं होगी। अब देखो इंजीनियर साहब का दिमाग, ईश्वर का, उन्होंने कहा कि हर जगह आदमी को रख देते और सूर्य से भेंट कैसे हो, तो इन्होंने कहा कि 24 घंटा में इसको एक बार घुमा देते। तो घुमा देंगे तो ये आदमी क्या है, यहाँ कहेगा कि अरे सुबह हो रहा है, फिर कहेगा दोपहर हुआ, फिर कहेगा शाम हुआ, फिर कहेगा चलो आराम करते, और फिर तब तक इधर वाला आदमी जो सो रहा था वो कहेगा बस सेम कंडीशन। इससे हमारा क्या होगा, सबकी एक दैनिक जीवन बन जाए। और पृथ्वी पर जो गर्म हुआ था दिन भर, रात भर में वो ठंडा होगा, फिर सुबह दिन भर में गर्म होगा, तो टेम्परेचर एकदम मेंटेन चलेगा। अब देखिए कितनी अच्छी बात होगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि पृथ्वी अक्ष पे झुका नहीं होता तब देखो पृथ्वी तो घूमती, दिन रात तो हो रहा है, लेकिन दिन रात हमेशा बराबर होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखेगा आप, चूंकि आपको केवल ये सीखना है कि इसमें कल्पना करो कि ऐसा रहता तब क्या होगा, उसी से प्रश्न है। पृथ्वी झुके हुए होने के कारण क्या होता है, मान लो पृथ्वी झुक गई और ये मरकरी का ट्यूबलाइट हम लोग देख रहे हैं, तो आप खुद देख रहे होगे कि यहां नीचे तक वो प्रकाशित कर रहा है, एक खास हिस्सा यहाँ पे गोल है, क्या ये ठीक बीच में है? नहीं। तो इस हिस्से में ज्यादा देर तक सूर्य का किरण है, इसी में इसके पोजीशन जब चेंज हो जाएंगे तो सूर्य कभी कर्क पे होगा तो ज्यादा दूर तक लाइटेड करेगा, कभी मकर पे होगा तो नीचे ज्यादा दूर तक लाइटेड करेगा। इसीलिए ध्रुव पर 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात। इसी क्रम में हम लोग को समझना है कि पृथ्वी के झुकाव के कारण रात और दिन जो देख रहे हो बराबर नहीं होते। सिर्फ बराबर 2 ही समय होते हैं जब सूर्य की किरण विषुवत रेखा के ठीक लंबवत पड़ती है, और वो हमारा सिर्फ 2 दिन था, और वो आपको याद होगा 23 सितंबर और 21 मार्च, याद है ना डेट?
इसको हम लोग इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। तो पहले अभी हम लोग देखें, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे समझेंगे, और यह बात आपने देखा पहला नंबर झुकाव के कारण। दूसरा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को सिखा रहा है, एनसीईआरटी से लिया गया चित्र। ये देखिए सूर्य है, और यही चीज तुमको अभी सिखा रहा है कि पृथ्वी के झुकाव के कारण ये आधे हिस्से में दिन है। तो दिन क्या ठीक वृत्त से है? नहीं, यहां से इस वृत्त को हम लोग प्रदीप्ति वृत्त कहते। प्रदीप्ति वृत्त का मतलब है जितना दूर दिन है उस सर्किल का नाम क्या है? प्रदीप्ति वृत्त। जिस समय सूर्य की किरण एकदम ठीक विषुवत के लंबवत, उस समय एकदम प्रदीप्ति वृत्त यहां और यहां है। इसीलिए पूरे पृथ्वी पर जितना बड़ा दिन उतना ही बड़ा रात। लेकिन जैसे ही इधर है तो इसमें दिन और रात बराबर का कंडीशन खत्म हो। अब एक सर्किल सभी बच्चे को ऑलरेडी चूंकि पढ़ा चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट ला रहे हैं, और क्लास आज इसी पर सीखना है। इस सभी बच्चे को डेट याद है, इसको जैसे याद करवाए थे हम फिर से एक बार समझा दे, फिर इस फिगर पे आ जाएगा आप सभी को। हाँ, बोला जाए। आम जीवन का मतलब है दो चीज, वो खास जीवन है, वो आम जीवन। मतलब मानव जीवन बोलो, मानव जीवन पर प्रभाव। दिन रात बड़ा होना छोटा होना ही कंप्लीट हम लोग के ऊपर है, दैनिक कार्य कितना करेंगे। अब तो हम लोग को क्या है कि जानवरों के लिए भी दिन रात हम लोग अपने पसंद से कर, जैसे क्या है मुर्गी। अब मुर्गी का हम पोल्ट्री फार्म खोलेंगे तो रात के समय उसका नेचर ने बनाया है कि अंधेरा होगा तो तुमको सोना है, लाइट होगा तो खाना। अब हम चाहते हैं मुर्गी जल्दी विकसित हो जाए, तो हम क्या चाहेंगे? उसको रात ज्यादा रहे कि दिन ज्यादा रहे? दिन ज्यादा रहे। तो उसके पलक पर दिन ज्यादा रहे, इसके लिए भर पेट लाइट जला के दिन रात छोड़े रहे कि तुमको हर समय दिन महसूस हो, खाते रहो। खाली कभी कभी झुको फिर लगे दिन ही है तो खा रहे। उसको ही पता नहीं ना है कि मनुष्य ही बदमाशी किया है। उसकी तो दुनिया लगती है कि हाँ हमारे लिए दिन है। हम लोग को चूंकि मालूम है कि मरकरी हम लोग खोजे हैं, हम लोग जलाए हैं, तो लाइट जल भी रहा है, तो रात में कहते हैं बुझाओ और सुतो। मुर्गी तो स्विच टिप नहीं सकती। तो उनको दैनिक जीवन पर हमारा प्रभाव सूर्य की रोशनी का जीव जंतुओं पर भी पड़ता है। आपने देखा होगा लाइट जला दिए तो कई बार कंफ्यूज होकर रात में पक्षी भी बेचारे भटक जाते, कि जहां लगता है दिन हो गया वो कंफ्यूज हो जाते। धीरे धीरे वो कई बार मानव के इस सिस्टम को देखते हैं, तब वो समझ पाते हैं कि ना ये फॉल्स दिन है, ये सब मनुष्य का करामात। वो अंधेरा देख रहे हैं तब समझते हैं, बंद में नहीं समझते। तो हम लोग के लिए भी सेम चीज है। अब तो अगर लाइट वगैरह हम लोग नेचुरल जो छोड़ दिए, आर्टिफिशियल बना दिए, तो कोई प्रभाव नहीं। जब सिर्फ नेचुरल था तो रात ज्यादा है तो व्यक्ति काम कम करे। तुमको क्या दैनिक जीवन में नहीं देखता है? घर में तुम काम लगाओ, और घर में काम लगाओ और कहेंगे दिन छोटा है, तो तुम अपने छत पर आते हो कि राज मिस्त्री 4 बजे उतर गया भाड़ा से, तुम हल्ला कर रहा है, हाँ घर जाए में शाम हो जाएगा। दिन बड़ा है, 7 बजे शाम हो रहा है, तो तुम भी फॉर्म में है कि सूर्य डूबा है और खटो, मिजाज खुश है यार, 6:30 तक खटवाए। ये है आम जीवन पर प्रभाव। आम जीवन समझ रहा है ना? तुम्हारे घर में जो काम होता है तुम उसको भी देखते हो, दिन बड़ा रात छोटा, सबका प्रभाव देखते हो। बाकी विद्यार्थियों के लिए कोई प्रभाव नहीं। लाइट जला ले, तुमको दिन बड़ा रहे दिन छोटा रहे, 21 मार्च रहे चाहे 21 जून रहे, तुम्हारा रूटीन एक ही है, नॉन स्टॉप लगे रहो। निकलने के बाद खाली कहते हो आय अंधेरा हो गया, और फिर निकलने के बाद कहते हो आय अभी लाइट है। बस इतना ही है, बाकी रूटीन पर कहां प्रभाव। लेकिन मिस्त्री वगैरह जीवन प्रभावित होता है। लेबर मिस्त्री का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। अब इसमें हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है, और ये अभी जस्ट सब बच्चे को याद चाहिए, उसी पर इसको चले। देखिए, हमने आपको सिखाया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी, और इसी के कारण इसका सूर्य का यहां से यहां तक लंबवत प्रकाश की किरण भैरी करता है। ये कर्क से लेके मकर तक जो भैरी है, इसको हम लोग बोले थे 21, 22 और 23। याद आ गया? 21 नीचे 22 फिर 23, 21, 22, 23 लगातार नहीं निकला। इसके बाद जून चले, 3 महीना जोड़ना है, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीना जोड़ो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर सूर्य 21 मार्च।
और यही चीज आपको समझाए थे, फिर से हम लोग को एकदम ध्यान से यहां पर सुनना है। जिस समय सूर्य ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसको दक्षिणायन कहते हैं, और जिस समय सूर्य नीचे से ऊपर जा रहा है इसको उत्तरायण कहते हैं। आपको बताया था स्वर्ग का गेट कब खुलता है? उत्तरायण की तरह। हम लोग के हिंदू धर्म में कल्पनाएं हैं, अब उस स्वर्ग लोक है कि नहीं ये भी कोई नहीं जानता। क्या सही में स्वर्ग है या लोगों की कल्पनाएं हैं, लोग हड़काए रखता है। कैसे बचपन में तुमको लगता था कि वहां पर कुछ ऐसा खजाना हो, ऐसा वहां पर कुछ सिस्टम होगा, उसी तरह ऐसा है कि उस तरह का कल्पनाएं। तो इसमें उत्तरायण दक्षिणायन की बात है। अभी जस्ट हम पूछ रहे हैं, आंसर देंगे, खड़ा हो। वो सूर्य उत्तरी गोलार्ध में किस माह से किस माह तक रहता है? देख के बताओ, सूर्य उत्तरी गोलार्ध में किस माह से किस माह तक रहता है? उत्तरी गोलार्ध में सूर्य किस माह से किस माह तक रहता है? दिसंबर से अरे क्वेश्चन तो कुछ भी पूछेगा। दिसंबर से 21 मार्च तक सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है। अच्छा, बैठ जाओ, तुम तो भारी इंजीनियर है रे। तुमको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध अभी टावर नहीं धर रहा है। आधा से पृथ्वी को काटो और यही जो ऊपर है इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जो नीचे है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसने आंसर दिया 22 दिसंबर से 21 मार्च तक सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है। तो यहां से यहां तक तो सूर्य यहीं तक है, तो उत्तरी गोलार्ध है कि दक्षिणी गोलार्ध है? दक्षिणी गोलार्ध। चलो तुम बता दो। अब इतना हिंट्स के बाद नहीं बताएगा तो मतलब समझो कि एकदम भारी दुख है भूगोल में। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य कब से कब तक है? सितंबर से जून, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कैसे लोग को गिनती आ रहा, हमको ही नहीं समझ में आ रहा। 21 मार्च से 21 जून। अच्छा, बैठो। लोग क्या करेगा हमको समझ में नहीं आता रे। खड़ा, कितना सब चिट्ठा लिखा हुआ और क्वेश्चन कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में सूर्य कब होता है। तो इनको देखो, बोलो 21 मार्च से 21 जून से 21 मार्च तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो सब उत्तरी गोलार्ध रह रहा है तुमको। और सितंबर तक, यहीं तक। अच्छा, आई वाला कहां गया? सबको मंथ। बैठो, लास्ट सुनो, एक बार फिर सुना रहे हैं। अब दक्षिणी गोलार्ध पूछेंगे, गवाएगा तब समझना। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य रहता है, मार्च से शुरू हो गया, यहां से ऊपर हो गया ना जी। 21 मार्च से 23 सितंबर तक, एकदम मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इतना दिन तक सूर्य उत्तरी गोलार्ध में ही है। साफ नजर आ रहा था। ये लोग क्या कर रहा है, यहां से यहीं जाके छूट जा रहा, कई लोग यहां से खाली यहां जाके छूट जा रहा। पूरे कंप्लीट यहां से लेके यहां तक सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है। चलो तुम बहुत मुस्कुरा रही है, खड़ा हो। दक्षिणी गोलार्ध में कब तक है? लगता समझ गई, इसीलिए खुश है। बोलो, खड़ा जल्दी। दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य कब से कब तक है? 21 मार्च से 23 सितंबर, ये उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य कब से कब तक है? 21 मार्च से, अरे 21 मार्च से 23 सितंबर तक, ये तो उत्तरी गोलार्ध तुमको बताया है। और 21 मार्च से इन्हें नीचे से जोड़ लिया है। अरे ये सब तो इंजीनियर है। बढ़ जाओ, बोलो दक्षिणी गोलार्ध कहां से चलोगे? 23 सितंबर यहां से शुरू होगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, खत्म। दक्षिणी गोलार्ध में 23 सितंबर से 21 मार्च तक। तुम खड़ाओ। सूर्य उत्तरायण कब से कब तक है? सब देख के बोल, तुम लोग एकदम भट्ठा बैठाए हुए हैं। सूर्य उत्तरायण कब से कब तक है? बोलो देख के। उत्तरायण है 21 मार्च से, तब 23 सितंबर से 21 जून तक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बैठो, लास्ट सुना रहे, उसके बाद खड़ा एक भी सही नहीं कर रहा है। इन लोग का तो गजब हाई लेवल टावर धर रहा है रे।
उत्तरायण का मतलब है सूर्य किधर जा रहा है, उत्तर की ओर, यहां से उत्तर धरा है। इसीलिए 22 दिसंबर से 21 जून तक सूर्य उत्तरायण है। 21 जून से 22 दिसंबर तक सूर्य दक्षिणायन है, यहां से दक्षिण है। उत्तरी गोलार्ध में तो यहां से यहां उत्तरी गोलार्ध 21 मार्च से 23 सितंबर, दक्षिणी गोलार्ध में 23 सितंबर से 21 मार्च। मतलब सोचोगे ना कि किस माह के बाद कौन आएगा। अभी लोग सोच रहा है सितंबर से जून, अरे सोच रहा है ऊपर, मालूम चल रहा है सितंबर के बाद अक्टूबर आता है तो नीचे आगे। ये लोग बैक गियर भी मार दे रहा है, जिस सीख गए यहां से यहां, नीचे से सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर न जाएगा। चलो अब तुम बताओ, सेम क्वेश्चन बोलो, तुम बताओ जल्दी से। सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कब से कब तक है? अब गलत नहीं होना चाहिए। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य कब से कब तक है? उत्तरी गोलार्ध नहीं, अच्छा ये वाला उत्तरी गोलार्ध है। अच्छा चल, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य कब से कब तक है? 21 मार्च से 23 सितंबर। चलो अब धरा है टावर, बैठ जाओ, अब ठीक है। तो पहले अब सुन लीजिए, पहले ही बताओ उत्तरायण, दक्षिणायन, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ये पोजीशन तो समझ रहे हो। अब इंपॉर्टेंट चीज सुनेंगे, इस भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत में जिस समय सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा उस समय हम लोग के यहां ठंड का मौसम होगा, लेकिन जिस समय सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा हम लोग के यहां गर्मी का समय होगा। और इसीलिए समझाए 21 मार्च से 23 सितंबर सूर्य उत्तरी गोलार्ध में, इसीलिए 21 मार्च हम लोग के लिए एक नया चीज होगा, दिन रात बराबर। उसके बाद सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर रहा है तो भारत में गर्मी का दिन शुरू हो जाएगा, पंखे चलने लगे। और 21 मार्च से लेके पंखा चलने की प्रक्रिया कब तक है? 23 सितंबर तक। अब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, एकदम पंखा चलते रहना। 23 सितंबर से जैसे ही आएगा तो होगा थोड़ा कम पर चलाओ। क्यों? सूर्य दक्षिणी गोलार्ध चल दी। कब तक? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फिर यही 23 मार्च आ। तो सूर्य के दक्षिणायन होना, उत्तरायण होना, ये बात बिल्कुल क्लियर है सबका। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध भी समझे। अब एक इंपॉर्टेंट बात तुम्हें समझाए, बस इसी स्टेप को सीखना है। ये तो देखो बहुत सिंपल हमने बना दी, लेकिन अब देखो कितना मजेदार बात है। पृथ्वी ऐसे सूर्य है, मान लो यहां पे, और ये सूर्य के चारों ओर, अब देखो यहां सूर्य, यहां से एकदम सिद्ध में, इसके चारों ओर जब घूम रहे हैं तो ये घूमते घूमते देखो यहां सिद्ध में इसके था, लेकिन जब अब चक्कर लगाते लगाते और ये इसके सिद्ध में आ गए, फिर चक्कर लगाते लगाते उधर गया तो मालूम चला इसके सिद्ध में आ गए। चक्का टाल का ही प्रभाव चल रहा। अगर ये सीधे रहता तो हर समय विषुवत रेखा के लंबवत होता, और जब भी सूर्य विषुवत के लंबवत होगा तो जो प्रदीप्त वृत्त होगा वो पृथ्वी में ठीक आधा उजला और ठीक आधा अंधेरा हो, जिससे पूरे धरती पर दिन और रात बराबर हो। यानी जब कभी भी सूर्य का प्रकाश ठीक विषुवत के लंबवत होगा तो जो प्रतिदीप्त वृत्त है उसका सर्किल यहां, तो ठीक आधे पे दिन और आधे पे रात, तो 12 घंटे दिन 12 घंटे रात। लेकिन जब सूर्य का पोजीशन कर्क पे आएगा तो वृत्त ठीक बीच में होगा कि पार कर जाए, इसीलिए तो फिर 12 घंटे का दिन नहीं हो, फिर दिन और रात चेंज हो जाएगा। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा हो और दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा हो। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा और उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होगा। अब तुमको हम पूछे, तुम खड़ा हो, सिर्फ इसको देख के बताना है तुमको। तुमसे हम पूछे नवंबर महीने में भारत में दिन बड़ा होगा कि रात बड़ा होगा? सोच के बताना है पहले बढ़िया से। नवंबर महीने में भारत में दिन बड़ा होगा कि रात? रात बड़े होंगे। बैठ जाइए, सही है। नवंबर महीने में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है। जब तक सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा तब तक इंडिया में उत्तरी गोलार्ध में रात बड़ी होगी, दिन छोटी होगी। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा मतलब 21 मार्च से लेके कब तक? 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होगा, रात छोटा होगा, दक्षिणी गोलार्ध में अपोजिट चलेगा। अब कंडीशन को सुनो, जिस समय सूर्य एकदम कर्क के लंबवत चमकेगा उस समय के कंडीशन हम लोग को समझना है कि उस समय पूरे उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होगा।
बड़ा तो होना ही है, सबसे बड़ा होगा जब एकदम सिद्ध में होगा। कितने तारीख को? 21 जो। क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होगा 21 जो। दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होगा 22 दिसंबर। दिन रात बराबर होगा 21 मार्च और 23 सितंबर। 2 दिन ऐसे हैं वर्ष में जिस दिन पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते। दिन रात बराबर होना को इक्विनॉक्स कहते हैं, हिंदी में इसी को विषुव कहते हैं। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आएगा, विषुव किस तिथि को होता है? विषुव, इसी को हम लोग इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। अब इक्विनॉक्स या विषुव का मतलब पूरे पृथ्वी पर रात दिन बराबर होना। क्वेश्चन अपोजिट देगा। इक्विनॉक्स के स्थिति में सूर्य कर्क के लंबवत चमकता है, मकर के लंबवत चमकता है, विषुवत के लंबवत चमकता है। इक्विनॉक्स का मतलब है विषुवत के लंबवत चमकेगा, दिन और रात बराबर होगा। जिस समय सूर्य ऊपर है तो हम भारत के संदर्भ में बोलते हैं, इसी को हम लोग ग्रीष्म अयनांत के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग ग्रीष्म अयनांत के जगह संक्रांति के भी नाम से जानते हैं। ग्रीष्म संक्रांति, और ग्रीष्म संक्रांति का मतलब होता है उत्तरी गोलार्ध में दिन का सबसे बड़ा होना और रात का सबसे छोटा होना। जब सूर्य यहां पे आ जाते हैं 22 दिसंबर, तो इसी को हम लोग शीत अयनांत के नाम से जानते हैं, या इसी को शीत संक्रांति कहते हैं। अब देखो ये कंप्लीट भारत के संदर्भ में है, और नहीं तो तुम ही बताओ 21 जून को सूर्य कहां है? कर्क पर। तो ऑस्ट्रेलिया यहां है, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का दिन होगा कि ठंडा? सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है तो यहां दक्षिण में ठंडा हो। और हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्रीष्म अयनांत है। तो बेचारा ऑस्ट्रेलिया के बच्चा कहेगा कि जी 21 जून के हम रजाई ओढ़े हुए हैं, अका तो ग्रीष्म अयनांत। 21 जून को हम अगर कहें कि क्या पूरे पृथ्वी पर ग्रीष्म अयनांत है? नहीं, भारत के बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए भारत के संदर्भ में ग्रीष्म अयनांत इसको कह रहा है। क्या ऑस्ट्रेलिया के लोग इसको ग्रीष्म पढ़ेंगे कि शीत? तो वो भी ग्रीष्म ही अयनांत पढ़ते हैं। ये कैसे होगे? क्योंकि तुमको पहले बताया है कि ज्यादातर आबादी कहां है? उत्तरी गोलार्ध। सारे विद्वान लोग जो भूगोल बनाए थे वो सब यूरोप वगैरह में सब उत्तरी गोलार्ध में थे। तो जिस समय वो भूगोल बनाए वो अपने अनुसार से बना दिए। दक्षिण वाला समझते रहो रजाई रखोगे कि क्या रखो। बोलो, बात समझ में आया मामला? ये चीज हम लोग को मेन समझना है। तो ये ग्रीष्म अयनांत का मतलब नहीं समझना कि पूरे पृथ्वी पर ही गर्मी, नीचे दक्षिणी गोलार्ध में ठंडा। तो पहले ये बताओ, ये स्टेप तीनों अयनांत का क्लियर हो गया, विषुव भी समझ गए। जल्दी बताओ, भारत में रात सबसे लंबी कब होगी? भारत में रात सबसे लंबी कब होगी? रात लंबी का मतलब दिन छोटी, और दिन छोटी का मतलब हो गया 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा है, रात सबसे छोटा। उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा और रात सबसे लंबा। इसी क्वेश्चन को देखो कैसे पूछ देता है। खड़ा हो, बोलो। बिहार में किस तिथि को रात और दिन बराबर होते? ये बिहार स्पेशल। हाँ, बढ़िया। कई नालायक सोचता है बिहार, अरे धरती पर जब 2 डेट है, 23 सितंबर और 21 मार्च को बराबर है, और उसमें कह देगा पटना में रात और दिन बराबर होता है, और लड़का कहेगा पटना पूछा था ना, आंसर नहीं दे पाए, क्योंकि बिहार स्पेशल। पूरे पृथ्वी पर ही ये 2 डेट ऐसा है जिस दिन सूर्य विषुवत के लंबवत चमकता है और पूरे पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। बोलो, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी का लिया गया फिगर है, और इसी फिगर को हम चाहते हैं कि आप बढ़िया से समझो। देखो, यहां पे आपको जो दिखाया गया है वो समझिए। पहले तो ये समझाएं, बढ़िया से ध्यान देना। ग्लोब पृथ्वी झुकी हुई है, तो ये ऐसा नहीं है कि यहां झुकी हुई है तो यहां आकर के सीधा हो जाएगा। ये झुकी हुई है तो ये अपना झुकी हुई ही ऐसे बस चक्कर लगा रही है, झुकी हुई ही चक्कर लगाते जा रही है, और झुकी हुई ही इस तरह से चक्कर लगाते लगाते एक चक्कर पूरा कर रही है। खूब बढ़िया से सीखेगा। अब हम लोग को ये सीखना है कि क्या हर समय सूर्य की किरण यहां से निकल रही है, तो इस समय सूर्य की किरण जहां लंबवत है, क्या इस समय भी आई पृथ्वी तो वही लंबवत है कि चेंज है? क्या इस समय भी वही लंबवत है कि चेंज है?
क्या इस समय वही है कि चेंज है? बस यही चीज तुमको सीखना था। इसीलिए सूर्य का पोजीशन कर्क से मकर वैरी कर रहा। कोई लड़का ये नहीं समझ पाता कि सर सूर्य तो स्थिर है, तो फिर कर्क से मकर ये 21 जून और 22 दिसंबर ये सब क्या है? ये इसीलिए है क्योंकि पृथ्वी अक्ष पे झुकी हुई। अगर ये सीधा रहता तो हमेशा विश्वत के सिद्ध में पड़ता और पूरे पृथ्वी पर रात दिन बराबर हो। झुकने से क्या हो गया? अब इस पर बहुत गौर करेगा। झुकने से तुम खुद देखो, क्या ये ठीक बीच में ये ऐसा दिन है? नहीं। इसीलिए इस पोजीशन पर दिन ज्यादा पृथ्वी पर है और रात छोटा चल रहा। पृथ्वी के कम हिस्से में यहां पर देख रहे हो कि यहां पर चल रहा। यहां पर जब आए तो इस पोजीशन पे चेंजिंग है। दक्षिणी ध्रुव में दिन है लेकिन उत्तरी ध्रुव में रात। यहां चले तो बताओ, यहां दक्षिणी ध्रुव अभी भी क्या है? रात, और ये क्या है? दिन। यहां पर जब चले तो यहां पर चेंज हो गया, ये दिन और ये क्या है? रात। ध्रुव पर इसीलिए 6 महीना का दिन, 6 महीना का रात। कैसे? कल्पना करो, ये घूम रहा है तो यहां दिन है, यहां क्या है? रात, तिरछा होने के कारण। जब यहां गया तो यहां क्या है? दिन। दिन ही चल रहा है सीधे। 6 महीना पूरा हो गया। जैसे यहां आया तो बेचारा साइड धर लिया, अब यहां दिन धर लिया, कोना में रात धर ली। रात कैसे हो गया देख रहा है ध्रुव पर। अब फिर ऐसे ऐसे चल रहा है तो दिन है कि रात है? हमेशा वो रात ही है। ये रात ही है। यहां आ रहा है तो हमेशा दिन है, यहां भी है तो दिन है। ये बेचारे के क्या है? रात। फिर यहां आया तो जाकर के कहा कि अब जाके लाइट मिला। बोलो कैसे मिल रहा है? जो क्लियर हुआ सबका? 6 महीना दिन, 6 महीना रात ध्रुव पर होने का कारण पृथ्वी का अक्ष पर झुकाव। अब यहां पे यही चीज को हम समझाए थे। अब इस डेट को बढ़िया से सब बच्चे पूरे सुन लेगा, एकदम याद होना चाहिए। यही जो डेट यहां पर लिखा हुआ है, ये डेट आपको देखो ध्यान से, ये डेट है 22 दिसंबर। और यह डेट देखो 22 दिसंबर के बाद यहां जब आया तो ये डेट क्या है? 21 जून। ये यहां पर आप समझ रहे होगे 21 मार्च और ये है 23 सितंबर। ये दोनों को ही हम लोग 21 मार्च और 23 सितंबर को एक नए नाम से जानते हैं जिसका नाम है विषुव। यही विषुव। और विषुव की स्थिति में रात और दिन बराबर होते। विषुवत रेखा के सिद्ध में सूर्य के प्रकाश आते हैं। विषुवत पर सबसे ज्यादा गर्मी, कर्क मकर पर लगभग सामान्य स्थिति। और इसीलिए इसको हम लोग बसंत जो है सन्नात भी अयनात के नाम से भी जानते हैं। इस समय बसंत ऋतु आप देखते हो 21 मार्च को भी जो मौसम लगभग है, आप देखोगे 23 सितंबर के लगभग में वही मौसम लगभग रहे। इस साइड में जब हम आ गए 21 जून, इसका नाम क्या है? उत्तरी अयनांत। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीष्म अयनांत। इसी का और नाम क्या है? ग्रीष्म संक्रांति। सब एक ही नाम है। और इसमें हमने बताया कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटा। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का दिन होगा और दक्षिणी गोलार्ध में ठंडे का मौसम होगा। हमने अभी आपको जस्ट बताया था, सूर्य जब इसके सिद्ध में है तो ऊपर क्या होगा? गर्मी, नीचे क्या होगा? ठंडा। उसी चीज को हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। जब यह डेट यहां से आ गया आपका 22 दिसंबर, तो इसको हम लोग शीत अयनांत के नाम से जानते हैं या इसी को दक्षिण अयनांत कहते हैं। इसी में बताओ, जब सूर्य मकर रेखा के लंबवत है तो नीचे क्या होगा? गर्मी का दिन, और ऊपर क्या होगा? ठंडा का दिन। ज्यादा आबादी ऊपर है कि नीचे? ऊपर ज्यादा आबादी है। इसी में हमने आपको एक कंसेप्ट दिया था कि एक पर्व है क्रिसमस, और क्रिसमस पर्व 25 दिसंबर को मनाते हैं। वो जब 25 दिसंबर को मनाएंगे तो इस समय भारत में गर्मी होगा कि ठंडा? पूरे यूरोप में ठंडा, पूरे यूरोप में ठंडा। और इस बीच में ऑस्ट्रेलिया में लोग कैसा मनाएंगे? गर्मी, सूर्य वहीं पे है। तो इसीलिए क्रिसमस ग्रीष्म ऋतु में मनाते हैं। तो आंसर ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, इस सिद्ध में जितने भी कंट्री है, जब वर्ल्ड पढ़ाएंगे तो सब आ जाएगा। ये बताओ, ये मानचित्र क्लियर है सबका? इसी फेज को हम लोग को दोनों में सीखना था। एक तो हमने अभी जस्ट बताया सूर्य का पोजीशन, और दूसरा एक घूमने वाली स्थिति। अब आपका पूरा क्लियर हो गया। अब इसी में हम लोग दिन और रात का रीजन भी बिल्कुल समझ गए कैसे हो रहा है। घूर्णन गति के कारण दिन और रात,
और परिक्रमण के कारण मौसम में परिवर्तन। बोलो क्लियर है सबका? अब एनसीईआरटी से हम लोगों के पास कुछ क्वेश्चन है और उस प्रश्न को हम देखेंगे कितने बच्चे बना पाओगे। तो हाँ बोला जाए। हाँ, कंप्लीट रात है 6 महीना, कहीं कुछ दिन है ही नहीं। हाँ, देरी से नहीं रहे, अभी तुम मानचित्र नहीं देखा, दिन और रात का जो रीजन समझाए बस यही समझो। यहां पर जब है तो ठीक से देखो, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध दिने दिन रहता, सूर्य का लाइट आ रहा है। अगर पृथ्वी झुक गई तो इसको लाइट मिला, यहाँ है कि गया? गया। ये जब इसी तरह से घूम रही है तो यहाँ मिला कि गया? गया। नीचे ना मिल रहा है, इसी तरह से घूम रहा है तो घूमते घूमते मारा तिरछा तो अब मिलना शुरू हो गया, लेकिन निचल का चला गया। देखा कैसे चला गया? हाथ आने में टाइम है ना, तो वही 6 महीना यहां से यहाँ का जो फेज है, यहाँ आते आते गायब। ये नहीं अचानक वाला नहीं है, धीरे धीरे जिस तरह से हम लोग के यहाँ सूर्योदय है वैसे ही वहां हो। और फिर एक बार हो गया तो 6 महीना तक लगातार। उसमें भी सूर्य की किरण सीधा नहीं पड़ रही है, तिरछा, तो ठंड तब भी रहेगा दिन में भी। ये नहीं कि गर्मी उसमें रहेगा, क्योंकि सूर्य की किरण तिरछा ही ना वहां जा रहा है। वो तिरछा और सीधा में अंतर हमने समझाया था, फिर से सुन लो। अगर हम सूर्य की किरण इस पर सीधा ला रहे तो बोलो सीधा किरण आएगी तो इतने किरण इतने एरिया में आ गए। अगर इस पर तिरछा लाएंगे तो क्या तिरछा में इतना किरण इस पर सेट हो पाएगा? नहीं, तिरछा मारे कम आया तो ठंडा रहेगा, सीधे आएगा तो ज्यादा आ गया तो गर्म रहेगा। सेम एरिया में सीधा में ज्यादा आएगा, इसीलिए सूर्य जहां लंबवत है वहां पे गर्मी ज्यादा होगी। क्यों? सीधा में चमक रहा, और जहां तिरछा चला गया वहां ठंडा है। बोलो क्लियर है सबका? अब इसी पे अभी हम इसको कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, सुन लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में लगभग हो गए, लेकिन यहीं पर हम अभी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सब घूर्णन के कारण यहीं पे आपका सुपर मून क्या है, सब जितने भी कंसेप्ट है अभी पूरा दे के तब ऑब्जेक्टिव चले। तो अगले दिन आपका ये घूर्णन गति एनसीईआरटी पढ़ोगे तो खत्म हो गया, एनसीईआरटी में क्वेश्चन जितना है सब बन जाएगा। लेकिन हम अभी एक क्लास और इसको लेके चलेंगे, कल खत्म करेंगे। आज का क्लास आपका यहीं तक। घूर्णन समझ में आया सबको ना? कितने दिन में एक चक्कर मारता है? 365.25 दिन। आपको इसी में हम लोग 1/4 का कंसेप्ट लीप ईयर यहां पे समझेंगे।